हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के सेकेंड पार्ट आवर्ती गुण को पढ़ाने जा रहे हैं। और इस आवर्ती गुण के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट है हमारा आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, पहले तो इसको समझ जाए। तो आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी? इसको आयनन विभव के नाम से भी जानते हैं। यहां पर क्या होता है, इसको और क्या कहते हैं? आयनन विभव। तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है? किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। समझ में आ गया? किसी तत्व द्वारा गैसीय अवस्था में विलगित एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की मात्रा को उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। मान लो एग्जाम्पल के रूप में एक हमारे पास में मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है। आयनन ऊर्जा जो होती है, आयनन ऊर्जा को आई के द्वारा व्यक्त करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, इसको आई के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यदि मान लो किसी तत्व से हमको पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए तो इसको हम कहेंगे प्राथमिक आयनन विभव या प्राथमिक आयनन ऊर्जा। अगर इसके बाद में और आगे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते जाते हैं, तो उसी प्रकार जैसे मान लो यहां पर ले लिए M1+, अब फिर बाहर निकाल दिए तो यहां पर 2 आ गया, तो ये फिर निकल गया, इसको बोलेंगे द्वितीयक आयनन ऊर्जा या द्वितीयक आयनन विभव। उसी प्रकार अगर मान लो और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? M3+ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा प्राथमिक आयनन विभव, ये हो जाएगा द्वितीयक आयनन विभव और ये हो जाएगा तृतीयक आयनन विभव। तो इस प्रकार किसी भी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा? आयनन विभव किसे कहते हैं, इसकी आवर्तिता समझाते हुए प्रभावित करने वाले कारक दीजिए। तो हमको ये आयनन विभव की डेफिनेशन समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया। अब हमको जैसे इसको आवर्तिता देखेंगे तो आवर्तिता का मतलब क्या होता है? आवर्तिता का मतलब ही होता है कि आवर्त में और वर्त में परिवर्तन कैसे होगा। हम जानते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होता है, लेकिन उसके परमाणु आकार में कोई परिवर्तन, मतलब परमाणु आकार जो होता है वो छोटा होता है। जबकि वर्ग में हम क्या करते हैं? ऊपर से नीचे जाते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसकी आकार में भी क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। तो उसके वर्ग में और आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसको हम दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, तृतीय आवर्त की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा? तृतीय आवर्त। अब हमको मालूम है तृतीय आवर्त में क्या क्या तत्व हो सकते हैं?
सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है और एक होता है आर्गन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में आवर्त है, तृतीय आवर्त को लिए हैं। हमको मालूम है जैसे इसमें परिवर्तन मैंने अभी बताया, ये आवर्त है, इसकी आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, ये होती है 415, Mg की होती है 737, सॉरी 737। उसी प्रकार इसकी होती है 777, इसकी होती है 1062, इसकी होती है 999, इसकी होती है इसकी होती है 785 और इसकी होती है 1062, इसकी 1062, इसकी होती है 1200, 785, 1062, इसकी 999 होगी और इसकी होती है 1254 और इसकी होती है 1580। तो ये होता है आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में परिवर्तन यहां पर हम देख रहे हैं क्या होता है, जैसे जैसे हम आवर्त में जा रहे हैं बाएं से दाएं, यानी कहां से कहां तक, सोडियम से आर्गन तक जाते हैं, तो सोडियम से आर्गन तक जाने पर क्या हो रहा है, आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान जो होता है लगातार बढ़ते जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर सल्फर का मान जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। किससे, फास्फोरस से। उसका कारण मैं अभी बताऊंगा। तो सल्फर की वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों होती है। तो इस प्रकार किसी भी आवर्त में, आवर्तिता अगर हम देखते हैं तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार जो है वो छोटा होता है, और परमाणु का आकार छोटा होगा तो उसके विलगित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः उसके आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान जो होता है वह क्या होता है, बढ़ता है। उसी प्रकार यदि मान लो हम किसी वर्ग में जाते हैं, तो वर्ग में हम क्या कर लेते हैं, दूसरा ही वर्ग ले लेते हैं। जैसे मान लो ये वर्ग, हालांकि वर्ग में हम ऐसा ऊपर से नीचे जाते हैं, तो वर्ग में जाए, ये क्या हो गया, आवर्त में तत्व हो गया और ये आयनन विभव हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर हम ले लेते हैं वर्ग, और वर्ग में क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं आयनन विभव। अगर मान लो द्वितीय वर्ग लेते हैं, तो द्वितीय वर्ग में हमारे पास में क्या होता है, पहला तो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है और एक होता है बेरियम। अब हमको मालूम है इसके आयनन ऊर्जा कितनी होती है, 895 होगी, इसकी 733 होती है, इसकी 589 होती है, इसकी 550 होती है और इसकी 502 होती है। ये क्या होती है, आयनन विभव, आयनन विभव। तो यहां पर हम देख रहे हैं इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो क्रमशः घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको मालूम है किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कक्षा या कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती है, और ऐसे स्थिति में उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान हो जाता है। अतः किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान कम होता है।
समझ में आ गया? हम किसी भी आवर्त में क्या करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव का मान बढ़ेगा, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान घटेगा। ये होता है आवर्तिता। अब आवर्तिता के बाद में आता है प्रभावित करने वाले कारक। किसको? आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला होता है परमाणु का आकार। मैंने आवर्तिता में अभी बताया वो परमाणु का आकार। परमाणु का आकार मतलब सीधी सी बात है, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु का आकार बढ़ने से नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी भी बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा और नाभिकीय आकर्षण कम होने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा, अतः उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान कम होगा। जैसे यहां आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो आयनन विभव का मान कम हो रहा है, तो परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। दूसरी चीज परमाणु आवेश पर। परमाणु आवेश, अब परमाणु आवेश पहला मैंने क्या बता दिया, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बढ़ने पर क्या बढ़ रहा है, ये आकार बढ़ने पर विभव का मान कम होता है, क्योंकि विलगित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है। दूसरा चीज परमाणु का आवेश। किसी परमाणु पर आवेश जितना अधिक होगा, आवेश अधिक होगा तो नाभिकीय आकर्षण भी क्या होगा, अधिक होगा। अब नाभिकीय आकर्षण अधिक है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक के साथ में प्रबलता से बंधा रहेगा, दृढ़ता से बंधा रहेगा। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अर्थात परमाणु पर आवेश बढ़ जाएगा तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा चीज होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव के बारे में हम भली भांति जानते हैं। किसी कक्षा के बाहर उपस्थित कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव का मान अगर बढ़ेगा, इसका मतलब यह होता है कि नाभिक के चारों ओर कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो परिरक्षण प्रभाव का मान अगर बढ़ जाता है तो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है, अतः आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार और पूर्ण तथा अर्धपूर्ण, पूर्ण तथा अर्धपूर्ण ऑर्बिटल। पूर्ण तथा अर्धपूर्ण ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, जैसे मानो एक पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और एक एपी ऑर्बिटल की बात करते हैं, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। और एक ऐसी ले लेते हैं, यहां पर अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, ये खाली है, तो ये जो होता है ये अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण इससे विलगित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा। जबकि ये जो होता है, अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हो, अर्थात वो अर्धपूर्ण हो या पूर्ण हो, तब ऐसे स्थिति में उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, इसका मतलब यह है कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात किसी परमाणु के बाह्यतम कोश जो होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हो या अर्धपूर्ण हो, तब ऐसे स्थिति में उनकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान अधिक होता है। एक और लिख सकते हैं इसमें बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है, मान लो कोई भी ऑर्बिटल ये और किसी भी ऑर्बिटल में ये एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, या पी ऑर्बिटल ले लिए, पी ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण भरा होता है या पूर्ण होता है,
तब वो नाभिक जो होता है अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, परिणाम स्वरूप उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन हो जाता है और उसके आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसका आयनन ऊर्जा या आयनन विभव जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ये इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम से इस पर बंधुता मतलब ग्रहण करने की क्षमता। अब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, किसी परमाणु या आयन के द्वारा, किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है इसको हम EA के द्वारा व्यक्त करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इलेक्ट्रॉन बंधुता को काय के द्वारा EA इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और इसका मात्रक जो होता है किलो जूल प्रति मोल होता है, किलो जूल प्रति मोल, के जे मोल -1, ये किलो जूल प्रति मोल होता है। तो क्या होता है, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो माप होगी वही उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। जैसे मान लो हमारे पास में एक परमाणु है, ये अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ये Cl हो गया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये कहां में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में। Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cl माइनस, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके द्वारा भी हम व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब इसकी भी हम आवर्तीता पढ़ेंगे। आवर्तीता, और आवर्तीता हम जानते हैं कि आवर्तीता में क्या करते हैं, दो चीज देखते हैं, एक आवर्त में परिवर्तन करते हैं और दूसरा जो होता है वो कहां देखते हैं, हम वर्ग की बात करते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया, आवर्त हो गया और ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो वर्ग और आवर्त में जैसे मान लो हम एग्जांपल के रूप में पहला ही ले लेते, यहां पर क्या ले लेते, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ये हमारे पास में आवर्त ले लिए, द्वितीय आवर्त है। और वर्ग ले लेते हैं तो वर्ग में भी बता दे, वर्ग इसके पहले हमारे को लेना पड़ेगा हाइड्रोजन, वर्ग में लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा और रुबिडियम हो जाएगा। तो हमारे पास में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, जैसे हम क्या करते हैं, आवर्त में बाह्य से लिथियम से लेकर के नियॉन तक के जाते हैं। तो चूंकि मैंने पहले बताया इसको आयनन ऊर्जा में कि किसी भी आवर्त में बाह्य से दाएं जाएंगे तो बाह्य से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है किंतु उनके कक्षा की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिणाम स्वरूप उसका आकार छोटा हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होगा, आकार छोटा होगा तो आकर्षण बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः किसी भी आवर्त में, जैसे मान लो हम आवर्त में गए तो लिथियम, इसकी लिथियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 59। यहां पर चूंकि बेरिलियम है तो बेरिलियम की लगभग 0 होती है, बोरान है, बोरान की 83 होती है, 83 होती है, कार्बन की 122 होती है। फिर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की लगभग क्या होती है, 0 होती है।
इसकी 144 और यहां पर जो आएगा इसके आयनन विभव का मान जो होता है 328 और ये क्या होता है 0 होता है। ये हम आवर्त की बात करते हैं। उसी प्रकार वर्ग में लेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है 72, लिथियम का ऑलरेडी है, सोडियम का होता है 53 और पोटेशियम का होता है 48 और ये होता है 47। हम यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग की बात कर रहे हैं और इधर का में आवर्त में। तो आवर्त में हम देख रहे हैं कि आवर्त में लिथियम से लेकर के नियान तक के जाते हैं तो क्या हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर ऐसे 3 तत्व है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन और नियान है, इनकी मैंने इलेक्ट्रॉन बंधुता को 0 दर्शाया। उसका कारण है देखो क्या है, नियान की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है नियान परमाणु क्रमांक 10 होता है, 2 और 8, 2 और 8 हो गया, मतलब ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p क्या हो गया 6। यहाँ पर देखो ये 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए और यहाँ पर 2p में भी कितने पूरे ऑर्बिटल जो है वो क्या होते हैं भरे हुए। जब इसमें पूरे ऑर्बिटल भरे हुए हैं तो इसमें न तो इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा और न ही ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा 0 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर जैसे हम मान लो नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन n बराबर कितना होता है 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 and 5 में डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 3 हो गया। तो यहां पर देखो 1s, 2s और ये क्या है 2p, यहां पर पूरा भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है पूरा, यहां पर एक एक भरा हुआ, क्या है एक एक भरा हुआ है। और इसके पहले मैंने आयनन ऊर्जा में आपको बताया था यदि कोई भी नाभिक जिनके 72 कोष या तो पूरे भरे हुए हो या आंशिक रूप से भरे हुए हो वो स्थायी होते हैं। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरे हुए, इसलिए क्या हो जाएगा अर्धपूर्ण नाभिक है, अर्धपूर्ण परमाणु इसका ऑर्बिटल है, तो अर्धपूर्ण होने के कारण ये स्थायी हो जाता है, जिसके कारण भी इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान लगभग 0 होता है। यहां पर हम जब बात करते हैं बेरिलियम की तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2। इसमें भी देखो यहाँ पर पहला कक्ष भरा हुआ है और दूसरा s ऑर्बिटल भी क्या हुआ है भरा हुआ है, पूर्ण भरा हुआ है। पूर्ण भरा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन का न तो ग्रहण कर सकता है न ही दान कर सकता है, इसलिए इसकी भी इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग क्या है 0 है। तो अब समझ में आ गया होगा किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु का आकार छोटा होता है, जिसके कारण नाभिक की आकर्षण बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता है। वर्ग में बात करें तो वर्ग में हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा कोषों, जैसे हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके नाभिक के चारों ओर 1 कोष है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो इसके नाभिक के चारों ओर 2 है। उसी प्रकार अगर सोडियम लेते हैं तो इसका 11 होता है तो 2, 8 और 1 हो जाता है, तो इसके नाभिक के चारों ओर 3 कक्षा आ जाती है। तो इस प्रकार कक्षा की संख्या में वृद्धि होती है तो आकार बढ़ जाता है, और परमाणु का आकार बढ़ने से नाभिक की आकर्षण कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा आकार बढ़ गया मतलब नाभिक की आकर्षण कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाएगा। अतः किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है
कम होता है। ये हो गया तुम्हारा आवर्तिता। आवर्तिता के बाद में हम देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक किसको? इलेक्ट्रॉन बंधुता को। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या मतलब परमाणु के नाभिक से लेकर ये जो बाह्यतम कोश की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होगा। यानी परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। पहला प्रभावित कारक करने वाला कारक है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? कम होता है। दूसरा होता है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश क्या होगा? अगर नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकर्षण क्षमता का मान बढ़ जाएगा, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अतः नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। और एक होता है आवरणीय प्रभाव। आवरणीय प्रभाव यानी क्या होता है? किसी नाभिक के चारों ओर यदि आवरणीय प्रभाव का मान बढ़ेगा, कक्षा की संख्या में वृद्धि होगी, तो कक्षा की संख्या में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता या बांधने की क्षमता भी कम हो जाएगी, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। और ये आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता, ये तीनों ही क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आना ही आना है। हाँ, तो अब आवर्ती गुण के अंतर्गत हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता, या इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता। विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता क्या होता है? इसको जैसे आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़े, बस इलेक्ट्रॉन बंधुता के समान ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे, सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता कहते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या बोला कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? किसी तत्व द्वारा किसी सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए या बंध से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन युग्म को, एक शब्द ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो होती है वह क्या कहलाती है? ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जैसे हमने आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या देखे थे? डेफिनेशन के बाद में आवर्तिता देखे, आवर्तिता के बाद में हमने क्या देखे? प्रभावित करने वाले कारक देखे। उसी प्रकार यहाँ पर भी विद्युत ऋणात्मकता में भी हम आवर्तिता देखेंगे और इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके अनुप्रयोग। खासकर एक क्वेश्चन आता है, विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता किसे कहते हैं? इसकी आवर्तिता समझाते हुए अनुप्रयोग दीजिए। तो कम से कम 2-3 अनुप्रयोग आपको लिखना ही है। तो इतना तो समझ में आ गया, किसी सहसंयोजक बंध से जुड़े या बंध से बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता कहलाती है। जैसे हमारे पास में क्या होता है? यदि मान लो कोई दो तत्व है ए और बी, जो एक दूसरे के साथ में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं।
तो इसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होगी? अगर मान लो इस ए की ऋण विद्युतता बी की ऋण विद्युतता से अधिक हो, ए की ऋण विद्युतता बी की ऋण विद्युतता से अधिक हो, तब इनके मध्य जो बनने वाला बंध होगा ये ध्रुवीय होगा या आयनिक बंध होगा, जबकि ए और बी दोनों की ऋण विद्युतता इक्वल हो, बराबर हो, तब उनके मध्य बनने वाला जो बंध होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। अगर ए की ऋण विद्युतता बी से बहुत ज्यादा होती है तो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो होता है वो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर ऋण आवेश और दूसरे परमाणु पर क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है, और ये जो बंध होता है ये ध्रुवीय हो जाता है, और ऐसे बंध को हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्रुवीय बंध बनेगा, जबकि अगर दोनों की ऋण विद्युतता इक्वल हो, बराबर हो, तो बनने वाला जो बंध होता है वह कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। इतना समझ में आ गया। अब हम इसकी देखेंगे आवर्तिता। जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता पढ़े थे, वैसे विद्युत ऋणात्मकता में भी आवर्तिता होती है। तो आवर्तिता मतलब आवर्त और वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। जैसे मान लो मैं यहां पर द्वितीय आवर्त लेता हूं, द्वितीय आवर्त लेता हूं, तो द्वितीय आवर्त में हमको मालूम है क्या होता है, कौन से तत्व आते हैं? लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन। आगे वाले को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये आवर्त हो गया। उसी प्रकार वर्ग लेंगे तो वर्ग में भी हम क्या ले सकते हैं? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और फ्रेंसियम हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? वर्ग हो गया, आवर्त हो गया, है ना। तो हम प्रथम वर्ग की बात करते हैं। तो लिथियम की ऋण विद्युतता जो होती है वो 1 होती है, इसकी होती है 1.5, इसकी 2 होती है, या 1.0, 2.0, ये होती है 2.5, ये होती है 3.0, ये 3.5 और ये होती है 4। ठीक है, आवर्त में किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत ऋणात्मकता की। जबकि वर्ग में इसकी ऋण विद्युतता क्या हो जाएगी? लिथियम की 1 होती है ना। इसी प्रकार हमारे पास में यहां पर जैसे ऋण विद्युतता लेते जाएंगे तो हमारे पास दूसरा सोडियम आ गया। सोडियम की 0.9 होती है, इसकी 0.8 होती है, 0.8 होती है, ये भी 0.8 होती है और इसकी 0.7 होती है। अगर आगे हम Fr फ्रेंसियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इसकी भी 0.7 होती है, 0.6 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं आवर्त में क्या हो रहा है? आवर्त में हम क्या कर रहे हैं? लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक के जा रहे हैं। तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक के जाने पर क्या हो रहा है? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर ये क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी। जबकि मतलब बंध बनाने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी। जबकि यहाँ पर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? इसकी ऋण विद्युतता का मान कम होते जा रहा है। तो आवर्त में, आवर्तिता में लिखेंगे तो आवर्त में क्या हो रहा है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। फिर वर्ग में लिखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऋण विद्युतता का मान घटता है। अगर कारण आता है क्यों, तो उसका कारण होता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है किंतु कोषों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती या कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता।
परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण का मान बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ता है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या या कक्षा की संख्या में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप नाभिक का आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने पर क्या हो रहा है, विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है वो क्या होता है, घटता है। ये आवर्तिता हो गया। उसी प्रकार अगर मान लो प्रभावित करने वाले कारक लेते हैं तो परमाणु प्रभावित करने वाले कारक में क्या हो जाएगा, पहला तो होता है ऑक्सीकरण अवस्था। अगर क्या होता है, किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। दूसरा मैंने अभी बताया आकार, अगर आकार बढ़ता है तो नाभिक की आकर्षण कम हो जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी कम हो जाएगी और क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा चीज होता है नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो सीधी सी बात है आकर्षण क्षमता का मान बढ़ेगा और विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। दूसरी चीज इसमें पूछता है अनुप्रयोग, क्या अनुप्रयोग, तो ये अनुप्रयोग को याद रखना है। सिंपल अनुप्रयोग होते हैं। पहला होता है बंधों की प्रकृति, बंधों की प्रकृति ज्ञात करने में। अब बंधों की प्रकृति का मतलब मैंने अभी यहां पर बताया था कि जैसे मान लो दो परमाणु है ए और बी, और ए और बी दोनों की ऋण विद्युतता समान होती है, तो समान होती दोनों की ऋण विद्युतता अगर समान होगी तो बनने वाला बंध जो होगा वो सहसंयोजक और अध्रुवीय बंध होगा। जबकि अगर ए की ऋण विद्युतता बी की ऋण विद्युतता से अधिक होती है तब इस पर ऋण आवेश और इस पर धन आवेश आ जाता है और बंध जो होता है वो ध्रुवीय हो जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में H और H जो बंध बना सहसंयोजक, ये अध्रुवीय बंध है। उसी प्रकार Cl और Cl के बीच में जो बंध बना वो अध्रुवीय बंध है। जबकि H और Cl के बीच में जो बंध बनेगा वो ध्रुवीय होगा। क्यों ध्रुवीय होगा, क्योंकि ये Cl की ऋण विद्युतता जो है वो H की ऋण विद्युतता से अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु क्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्लोरीन पर ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर धन आवेश आ जाएगा और ये जो बनने वाला बंध जो होगा वो क्या होगा, ध्रुवीय बंध होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये क्या होता है, बंधों की प्रकृति इससे स्पष्ट होती है। दूसरा होता है आयनिक लक्षण। दूसरा क्या होता है, आयनिक लक्षण ज्ञात करने में। किसी भी तत्व के आयनिक लक्षण का निर्धारण करने में या आयनिक लक्षण को ज्ञात करने में ऋण विद्युतता अत्यधिक उपयोगी होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर दो परमाणु की ऋण विद्युतता में अंतर जितना अधिक होगा उनमें आयनिक लक्षण का मान उतना ही अधिक होगा। तीसरी चीज होती है इसमें बंध लंबाई। क्या, बंध लंबाई। अब बंध लंबाई हमको मालूम है, अगर दो परमाणु के बीच की बंध लंबाई ए और बी के बीच की बंध लंबाई अधिक है तो बंध लंबाई अधिक है तो आकर्षण बल का मान कम होगा और इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, ऋण विद्युतता का मान भी क्या होता है, कम होता है। तो हमारे पास में अगर ऋण विद्युतता का मान कम है तो स्पष्ट है कि उसकी बंध लंबाई अधिक होगी और ऋण विद्युतता का मान अधिक है तो उसकी बंध लंबाई क्या होगी, छोटी होगी। तो ऋण विद्युतता के आधार पर हम किसी भी परमाणु में उसकी बंध लंबाई को क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। चौथा चीज अनुप्रयोग होता है, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बंध कोण ज्ञात कर सकते हैं या बंध कोण का निर्धारण कर सकते हैं। हमको मालूम है बंध कोण का निर्धारण उस तत्व की ऋण विद्युतता में अंतर पर निर्भर करता है। अंतर पर निर्भर करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक ही
वर्ग के तत्व ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और क्या ले लेते हैं, आर्सेनिक। चलो तीन ही तत्व लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इनके क्लोराइड, जैसे ये NF3 बनाता है, ये PF3 बनाता है और AsF3 बनाता है, ठीक है। इनमें sp3 संकरण, सभी में sp3 संकरण है, तो sp3 संकरण है, लेकिन यहां पर इसका बंध कोण जो होता है 102 अंश का होता है, जबकि इसका बंध कोण जो होता है 97 होता है, जबकि ये होता है 96 डिग्री का होता है। तो हम देख रहे हैं एक ही परिवार के तत्व है, एक ही परिवार के तत्व, लेकिन वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, हम क्या देख रहे हैं, इसका परमाणु आकार जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आकार बढ़ने से इनकी विद्युत ऋणात्मकता में कमी आ जाती है, और विद्युत ऋणात्मकता में कमी आ जाने के कारण एक ही तत्व के तीनों जो फ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड बना रहे हैं, उनके बंध कोण में क्या आ जा रहा है, अंतर आ जा रहा है, जबकि तीनों के तीनों sp3 संकरण भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये इसके द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा हम बंध कोण का भी निर्धारण करते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक और कारक अनुप्रयोग होता है, इससे हम विकर्ण संबंध का भी निर्धारण कर सकते हैं, विकर्ण संबंध ज्ञात करते हैं। विकर्ण संबंध क्या होता है, हमको मालूम है, जो द्वितीय आवर्तक के जो तत्व होते हैं, वो तृतीय आवर्तक के अगले वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, और इस समानता को एक क्षैतिज संबंध के द्वारा क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। तो इस क्षैतिज संबंध को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो ये विकर्ण संबंध के निर्धारण में भी ऋण विद्युतता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बड़ा होता है। इसके कारण जो प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं, वो द्वितीय वर्ग के तीसरे आवर्त के तत्व के साथ में गुणों में समानता प्रदर्शित करने लगते हैं। वो किसके कारण होता है, ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। तो इस प्रकार हम विद्युत ऋणात्मकता की सहायता से विकर्ण संबंध, क्या, विकर्ण संबंध का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनुप्रयोग हम लिख सकते हैं, बंधों की प्रकृति, आयनिक लक्षण, बंध लंबाई, बंध कोण और विकर्ण संबंध ज्ञात करने में ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता बहुत महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया होगा, ये आपके 3 टॉपिक अभी खत्म हो गए, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता।